आदित्य गुमसुम से खड़े थे। पत्नी की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे शब्दों पर जोर देते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो ऋचा? पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैं एक नारी हूँ। जिस उम्र से अंकिता गुजर रही है, उस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उसके रंग ढंग देखकर मैं समझ गई हूँ कि कुछ दाल में कुछ काला है। आदित्य की आंखों में एक सवाल था, वह कैसे? ऋचा उनकी आंखों की भाषा समझ गई। बोली, सुबह जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। पूछने पर बताया कि टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। इसकी उसे ज़रूरत नहीं है। उसने उस बारे में हमसे पूछा भी नहीं था। घर में भी अकेली रहना पसंद करती है, गुमसुम सी रहती है। जब देखो अपना मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। उससे बात की अभी नहीं, पहले आपको बताना उचित समझा। लड़की का मामला है, जल्दबाजी में मामला बिगड़ सकता है। एक लड़का हम खो चुके हैं, अब लड़की को खो देने का मतलब है कि पूरे संसार को खो देना। आदित्य विचारों के समुद्र में गोता लगाने लगे। यह कैसी हवा चली है? बच्चे अपने माँ बाप के साए से दूर होते जा रहे हैं। वयस्क होते ही प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं, फिर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने घोंसले से उड़ जाता है, अपने घोंसले में कभी लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार आज की पीढ़ी के लड़के तथा लड़कियां युवा होने से पहले ही प्यार के संसार में डूब जाते हैं। अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर माँ बाप से दूर चले जाते हैं। आदित्य और ऋचा के इकलौते पुत्र ने भी यही किया था। आज वे दोनों अपने बेटे से दूर थे और बेटा उनकी खोज खबर नहीं लेता था। इसमें गलती किसकी थी? आदित्य की, उसकी पत्नी की या उनके बेटे की? कहना मुश्किल था। आदित्य ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इसके बारे में सोचा तक नहीं था, परंतु जब उनकी इकलौती बेटी भी किसी के प्यार में रंग चुकी है, किसी के सपनों में खोई है, तो वे विगत और आगत का विश्लेषण करने पर विवश हैं। प्रतीक एमबीए कर चुका था, बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। एमबीए करते समय ही उसका एक लड़की से प्रेम हुआ था। तब तक उसके घर में बताया नहीं था। नौकरी मिलते ही माँ बाप को अपने प्रेम से अवगत कराया। आदित्य और ऋचा को अच्छा नहीं लगा। वह उनका इकलौता बेटा था। उनके बारे में कई सपने थे। हालांकि वे आधुनिक थे, नए जमाने की चलन से भी वाकिफ थे, परंतु भारतीय मानसिकता बड़ी जटिल होती है। नए जमाने का हर चीज़ अपना लेते हैं, परंतु हमारी मानसिकता कभी नहीं बदलती। हमारे बच्चे किसी के प्रेम में पड़े, वे प्रेम विवाह करना चाहे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी जवानी में भी हम भी वही करते हैं या करना चाहते हैं, परंतु हमारे बच्चे जब वही सब करने लगते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं, उसका विरोध करते हैं। प्रतीक उनका इकलौता बेटा था। वे धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे। वे उसे कामधेनु गाय समझते थे। उसकी शादी में अच्छा दहेज मिलता, इसी उम्मीद में अपने वह एक रिश्तेदार से उसकी शादी की बात भी कर रखी थी। मामला एक तरफ से पक्का था। माँ बाप यहीं पर गलती कर जाते हैं, अपने जवान बच्चों के बारे में अपनी मर्जी से निर्णय ले लेते हैं, उनको उससे अवगत नहीं कराते। बच्चों की भावनाओं का उन्हें ख्याल नहीं रहता। वह अपने बच्चों को एक जड़ वस्तु समझते हैं, जो बिना चूँ चपट किए उनकी हर बात मान लेंगे, परंतु जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तब वे अपने जीवन के बारे में वे खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं, अपना जीवन अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं। जब प्रतीक अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया तो उनके कान खड़े हो गए। बेटे पर वे अपना अधिकार समझते थे। आदित्य और ऋचा ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर प्रतीक की तरफ। वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, माँ बाप से अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए। प्रेम उससे अवश्य किया था, परंतु वह उसकी सहमति से शादी करना चाहता था। अगर वे मान जाते तो ठीक था, अगर नहीं तब भी उसने तय कर रखा था कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। जिसको प्यार किया था उसे धोखा नहीं देगा। माँ बाप माने या ना माने,
ऋचा ने ही बात का सिरा पकड़ा था। परंतु बेटे, हमने तो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ और ही सोच रखा है। वह बेकार है। मैंने अपनी पसंद की लड़की देख ली है। वह मेरे अनुरूप है। हम दोनों ने एक साथ एमबीए किया था। अब साथ ही नौकरी भी कर रहे हैं, साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु हमारे सपने। ऋचा ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, परंतु प्रतीक की दृढ़ता के सामने वह कमज़ोर पड़ गई। ऋचा की आवाज़ में कोई दम नहीं था। उसे लगा वह हार जाएगी। मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ही माँ बाप का सपना होते हैं। अगर मैं खुश हूँ तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, वरना सब बेकार है। बेकार तो वैसे भी सब कुछ हो चुका है। मैं वसंत जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? आदित्य ने पहली बार मुंह खोला। उनके साथ साथ सारे नाते रिश्तेदारी हैं, वे भी अलग थलग पड़ जाएंगे। बेटे, तुम नहीं समझोगे, हम वैश्य हैं और हमारे समाज ने इस मामले में आधुनिकता की चादर नहीं ओढ़ी है। कितने लोग तुम्हारे लिए भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि तुमने गैर जाति की लड़की से शादी की है तो वे समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन की शादी में तमाम अड़चनें आएंगी। कोई किसी से अलग नहीं होता। आप धूमधाम से शादी आयोजित करें, रिश्तेदार 2 दिन बातें बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे। प्रेम विवाह अब असामान्य नहीं रहे। प्रतीक ने बहुत धैर्य से अपनी बात कही। बेटे, तुम नहीं समझोगे। बात कहीं हम वैश्य हैं और हमारे बेटे, एक बार तुम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो। शायद तुम्हारा निश्चय डगमगा जाए। हम उससे सुंदर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाएंगे। बेईमानी का नतीजा क्या हुआ? बाप और बेटे के साथ साथ प्रतीक हंसा। मम्मी, यह मेरा आज का फैसला नहीं है। पिछले 3 सालों से हम दोनों का यही फैसला है। अब यह बदलने वाला नहीं है। आप अपने बारे में बताएं। आप हमारी शादी करवाएंगे या हम स्वयं कर लें? किसी ने प्रतीक की बात का जवाब नहीं दिया। वे अचंभित, भौचक और ठगे से बैठे थे। वे सभ्य समाज के लोग थे, लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते थे। लड़ाई झगड़ा के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे दोनों न तो प्रतीक को मना पाए, न ही प्रतीक के निर्णय से सहमत हो पाए। प्रतीक अगले दिन बेंगलुरु चला गया। बाद में पता चला उसने न्यायालय के माध्यम से अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी। वे दोनों जानते थे कि प्रतीक ने भले अपनी मर्जी से शादी की थी, परंतु वह उनके मन से दूर नहीं हुआ था। बस उनका अपना हट था। उस हट के चलते अभी तक बेटे से संपर्क नहीं किया था। बेटे ने पहले 1-2 बार फ़ोन किया था। आदित्य और ऋचा ने उससे बात की थी, हालचाल भी पूछा, परंतु उसको दिल्ली आने के लिए कभी नहीं कहा। फिर बेटे ने, अब शायद वह हट टूटने वाला था। अंकिता के साथ वह अपने वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। आदित्य ने शांत भाव से कहा, ऋचा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। लड़की का मामला है। पहले प्रेम के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्रेम का विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो वे घर से भाग जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। हमें ध्यान रखना है कि अंकिता ऐसा कोई कदम ना उठा ले। ऋचा बेचैन हो गई। क्या करें हम? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस उससे बात करो, उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने का प्रयास करो। शायद हम उसकी मदद कर सकें। अगर वह समझ गई तो बहकने से बच जाएगी। उसके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। ये रास्ते बहुत चिकने होते हैं, फिसलने में देर नहीं लगती। ठीक है, ऋचा ने आश्वासन होकर कहा। ऋचा ने देर नहीं की, जल्दी ही मौका निकाला। अंकिता से बात की। वह अपने कमरे में थी। ऋचा ने कमरे में घुसते ही पूछा, बेटा क्या कर रही हो? अंकिता हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वह बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। अंकिता के चेहरे के भाव बता रहे थे
जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। ऋचा सब समझ गई, परंतु उसने धैर्य से कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अंकिता बीए के दूसरे साल में थी। ठीक ठाक चल रही है, अंकिता ने अपने को संभालते हुए कहा। उसकी आंखें फर्श की तरफ थी। वह माँ की तरफ देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंकिता जिन मनोभावों से गुजर रही थी, ऋचा समझ सकती थी। उसकी बेटी को पलंग पर बिठाते हुए कहा, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वह भी बेटी के साथ पलंग पर एक किनारे बैठ गई। उसे लग रहा था किसी अंकिता का हृदय तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होने वाला था। मम्मी क्या कहेगी उससे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उसके मन में अपराध बोध था। मम्मी ने उसे फ़ोन करते हुए देख लिया था। ऋचा ने सीधे वार किया, बेटी मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस उम्र में सबको प्रेम होता है। प्रेम शब्द पर ऋचा ने अधिक जोर दिया। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, परंतु बेटी इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती है। लड़के उनको बहलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवा कुछ नहीं बचता। वे बदनामी का दाग लेकर जीती हैं और मन ही मन घुटती रहती है। अंकिता का दिल और ज़ोर से धड़क रहा था। बेटी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताओ। हम नहीं चाहते तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर पड़े। तुम ना समझी में कुछ ऐसा न कर बैठो जो तुम्हारी बदनामी का सबब बने। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन यदि तुम्हारे साथ प्रेम जैसा कोई चक्कर है तो हम शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। तुम खुलकर बताओ, क्या वह लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है? वह तुमको लेकर गंभीर है या बस खिलवाड़ करना चाहता है? अंकिता सोचने लगी, पर उसके मन में दुविधा और शंका के बादल मंडरा रहे थे। बताएं या न बताएं, मम्मी उसके मन की बात जान गई है। कहाँ तक छिपाएगी? नहीं बताएगी तो उस पर प्रतिबंध लगेंगे। उसने आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचा। उसे लगा कि माँ जब उतने प्यार और सहानुभूति से पूछ रही है तो उनको सब कुछ बता देना ही उचित होगा। अंकिता खुल गई और धीरे धीरे उसने मम्मी को सारी बातें बता दी। गनीमत थी कि अभी तक अंकिता ने अपना कौमार्य बचा कर रखा था। लड़के ने कोशिश बहुत की थी, परंतु वह उसके साथ होटल जाने को तैयार नहीं हुई। डर गई थी, इसलिए बच गई। मम्मी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और बेटी को सांत्वना देने के दी। वह सब कुछ ठीक कर देगी। अगर लड़का तथा उसके घर वाले राजी हुए तो इसी साल उसकी शादी कर देंगे। अंकिता ने बताया था कि वह अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के के साथ प्यार करती है। उसके घर परिवार के बारे में वह बहुत कम जानती है। वे दोनों बस प्यार के सुनहरे सपने देख रहे हैं, बिना पंखों की हवा में उड़ रहे हैं। भविष्य के बारे में अनजान थे। प्रेम की परिणति क्या होगी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। वे बस एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। यह शारीरिक आकर्षण था जिसके कारण लड़कियां अवांछित विपदाओं का शिकार होती है। ऋचा ने आदित्य को सब कुछ बताया। मामला सचमुच गंभीर था। अंकिता अभी ना समझ थी। उसके विचारों में परिपक्वता नहीं थी। उसकी उम्र अभी 20 साल थी। वह लड़का भी इतनी ही उम्र का होगा। दोनों का कोई भविष्य नहीं था। वे दोनों बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें संभालना होगा। स्थिति गंभीर थी। ऋचा और आदित्य का चिंतित होना स्वाभाविक था, परंतु ऋचा और आदित्य को कुछ नहीं करना पड़ा। मामला अपने आप सुलझ गया। संयोग उनका साथ दे रहा था। समय रहते अंकिता को अक्ल आ गई थी। उसकी मम्मी की बातों का उस पर ठीक असर हुआ था। ये भी गलती का एहसास अंकिता ने जब शिवम को बताया
कि उसकी मम्मी को उसके प्रेम के बारे में सब पता चल गया है तो वह घबरा गया। इससे इसमें घर वालों की क्या बात है? मम्मी ने तुम्हारे डैडी का फ़ोन नंबर व पता मांगा है। वह तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना चाहते हैं। अरे मर गए, क्या तुम्हारे पापा को भी पता है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। ज़रूर पता होगा, मम्मी ने बताया होगा उनको। परंतु तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करने में क्या हर्ज है? कभी न कभी कल के बजाय आज सही। अंकिता बहुत धैर्य से यह सब कह रही थी। अरे तुम नहीं समझती, यह कोई शादी की उम्र है? मेरे डैडी जूतों से मेरी खोपड़ी गंजी कर देंगे। शादी तो दूर की बात। वह हाथ मलते हुए बोला। अच्छा, अंकिता की अक्ल ठिकाने आ रही थी। वह समझने का प्रयास कर रही थी। बोली, तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं? प्रेम माँ बाप से पूछकर तो क्या नहीं था? अगर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते तो शादी भी उनके बिना पूछे कर लो। आखिर हम बालिग हैं, क्या बकवास कर रही हो? शादी कैसे कर सकते हैं? वह झल्ला कर बोला। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, माँ बाप से पूछे बगैर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, माँ बाप से पूछे बगैर तुम जवान कुमारी लड़की को बहला सकते हो, उसको झूठे प्रेम जाल में फंसा सकते हो, तो शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत लूट सकते हो। यह सब करने के लिए तुम बालिग हो, परंतु शादी करने के लिए नहीं। वह रुआंसी हो गई। उसे मम्मी की बातें याद आ गई। सच कहा था उन्होंने कि इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती है। लड़के उनको बहलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर यही कर सक रहा था। समय रहते उसकी मम्मी ने उसे सचेत कर दिया था। वह बच गई। अगर थोड़ी देर होती तो एक न एक दिन शिवम उसकी इज्जत जरूर लूट लेता। कहाँ तक अपने आप को बचाती? वह तो उसके लिए पागल थी। शिवम इधर उधर ताक रहा था। अंकिता ने एक प्रयास और किया। तुम अपने घर का पता और फ़ोन नंबर दो। तुम्हारी मम्मी डैडी से पूछ तो ले कि वे इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं। क्या शादी शादी की रट लगा रखी है? वह दांत पीस कर बोला। हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, शादी करने के लिए नहीं, और न ही प्यार करने के लिए। अंकिता ने भी उसकी नकल की। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कभी भी किसी के झांसे में न आए। अपनी उम्र, अपनी अकल का बखूबी से इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।